हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो आरआरबी जेई से रिलेटेड आरआरबी जेई और आरआरबी एसएससी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट्स देख रहे थे, मैं हर कमेंट में ही मतलब आरआरबी एसएससी और आरआरबी जेई से रिलेटेड इसकी क्वालिफ़िकेशन, इसकी एग्ज़ाम, इसकी डेट, इसकी क्वेश्चंस क्या कैसे आती हैं, प्रीवियस ईयर क्या क्या थी। बहुत सारे क्वेश्चंस हर कमेंट्स में ही देखने को मिल जाते हैं, कब तक एग्ज़ाम हो सकती है नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि आरआरबी जेई और आरआरबी एसएससी ये दोनों ही एग्ज़ाम आपको लगभग नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। अगर इस ईयर के एंड तक आपको हो सके तो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इस ईयर के एंड तक अगर नोटिफिकेशन नहीं मिले तो नेक्स्ट ईयर में ही कंफर्म आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा, और इसकी एग्ज़ाम भी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर में। तो और ज़्यादा इस ईयर में तो वैसे भी ज़्यादा समय है नहीं, और दो ढाई महीने 3 महीने के लगभग है। वो तो देखते देखते ऐसे ही निकल जाएंगे। अगर आप अभी से भी पढ़ाई भी शुरू करते हैं तो आपके 2 ढाई महीने में भी वैसे कुछ खास पढ़ाई होने वाले नहीं है। अगर अभी से आप पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। चांस है इस इंड के इंड में इस ईयर के इंड तक आपको एक नोटिफिकेशन आरआरबी एसएससी और आरआरबी जेई से रिलेटेड देखने को मिल जाए। ये आरआरबी एसएससी से रिलेटेड इसलिए इस बार चांस ज़्यादा मतलब इस नोटिफिकेशन मिलने का चांस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि रेलवे खुद एक नोटिफिकेशन निकाल दी है और खुद एक नोटिस निकाल कर उसमें बोला गया है कि आरआरबी जेई की आरआरबी एसएससी की वैकेंसी हम फिर से कंटिन्यू करने वाले थे, जो कि पहले कुछ सालों के लिए बंद कर दिया गया था। तो इससे तो पता चल ही जाएगा, आप सभी को पता चल रहा है कि रेलवे एक नोटिस जब निकाली है तो उनका कुछ ना कुछ तो प्लानिंग ज़रूर है। इसलिए वो नोटिस निकाली है कि मैं फिर से आरआरबी एसएससी की एग्ज़ाम लेने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत साल लगभग 5-6 साल से आरआरबी एसएससी की एग्ज़ाम बंद थी। तो वहाँ पे भी बहुत सारे सीट खाली पड़े हुए हैं अभी, तो उन सारे सीटों को भी भरना है। और रेलवे तो बिना एम्प्लॉय के, बिना टेक्निकल एम्प्लॉय के तो चलने वाली नहीं है एकदम। आरआरबी एसएससी, आरआरबी जेई, एएलपी टेक्नीशियन, ये सारे टेक्निकल जितने भी पोस्ट हैं, यहाँ आपको रेलवे में एम्प्लॉय चाहिए ही चाहिए। यहाँ आपको अगर लग सकता है कि आरआरबी जेई का एग्ज़ाम 2018 में, शायद 18 में नोटिफिकेशन आया था, तो फिर इतने जल्दी क्यों? तो ये कोई जल्दी तो नहीं है। 18 में नोटिफिकेशन आया था, फिर 21 में अगर एंड में नोटिफिकेशन आएगा तो 22 में वैकेंसी आएगी। तो लगभग तो 4 साल, 3 साल, 4 साल गैप रह ही रहा है। और पिछले भी अगर रेलवे का बैकग्राउंड उठाकर अगर देखते हैं नोटिफिकेशन का, तो हर वही 3 साल 4 साल के बाद ही नोटिफिकेशन रेलवे का भी आता है। मैक्सिमम में यही यही उसका चलता रहता है रेलवे का। और क्योंकि इस बार ज़्यादा थोड़ा सा उम्मीद ज़्यादा बन जा रहा है, क्योंकि रेलवे खुद कुछ एक दो महीने अंदर, 1-2 महीने में ही, 1-2 महीने के पहले ही एक नोटिस निकाली थी एसएससी से रिलेटेड। और टाइम भी हो चुका है लगभग 3 साल के करीब। तो जब सारे सारे सोर्सेज मिल जा रहे हैं तो इससे यही पता चल रहा है कि आपको इस ईयर के एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को ज़रूर मिल जाएगी। और नहीं भी अगर मिली तो जनवरी से फरवरी के बीच में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर इस एग्ज़ाम को भी अगर सीईटी ही करवाए तो आपको नेक्स्ट, जैसे सीईटी भी एक नोटिस को हाल फिलहाल में इसका भी एक नोटिस निकला हुआ था अभी, कि वो भी नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर में ही वो भी एक एग्ज़ाम करवाने वाली है सीईटी, जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी सारे कैंडिडेट से रिलेटेड होगी। अभी सीईटी का बहुत सारे चीज़ों अभी तक वो क्लियर नहीं कर पाई है कि सीईटी में आपके सिलेबस क्या क्या रहेंगे, सीईटी कितने नंबर के होंगे, और सीईटी में टेक्निकल एग्ज़ाम को भी लिया जाएगा या सिर्फ ये नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए होंगी। तो ये सर बातों पर अभी चर्चा का पूरी तरह से खुलासा नहीं हुए हैं। तो देखते हैं आगे क्या आगे अगर कुछ भी इससे रिगार्डिंग अगर कोई नोटिस आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। कि विशेष करके आप लोगों को टेक्निकल एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर एसएससी जेई और आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी हो तो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर इसको लेकर आऊँगा। और अब जो भी एसएससी और आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं वो कंफर्म आप निश्चिंत रहिए कि आपको बहुत जल्द ही, मतलब 22 में तो कंफर्म आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। 22 में आपको नोटिफिकेशन की बात नहीं करते हैं, 22 में आपको वैकेंसी ही देखने को मिलेगी। और 22 में एग्ज़ाम भी होगा, क्योंकि रेलवे अब मान के चलिए रेलवे अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू करवा रही है,
तो अब ये एग्ज़ाम का सिलसिला धीरे धीरे चलता ही रहेगा, ये कारमा बनता ही रहेगा, क्योंकि एक बार टेंडर लेने के बाद फिर छोड़ना, फिर छोड़कर फिर दूसरा टेंडर लेना थोड़ा सा उनके लिए भी मतलब प्रॉब्लम होता है। तो अगर एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो सके तो पहले हो जाएगी, उसके बाद फिर ग्रुप डी की एग्ज़ाम उनको लेना ही है। फिर अगर आरआरबी जेई की वैकेंसी देती है तो फिर उनका एग्ज़ाम, वो लोग अब इसके लगभग कुछ दिन तक इसका ये चलते ही रहेगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो एसएससी की एग्ज़ाम है या फिर आरआरबी जेई, इसमें क्या साइको का एग्ज़ाम होता है? तो नहीं, इसमें बिल्कुल साइको के एग्ज़ाम नहीं होते हैं। ये आपको दो पार्ट में एग्ज़ाम होते हैं, एक CBT 1 और एक CBT 2, बस ये दो एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद ही इनका मेरिट बनने लगता है। तो CBT 1 100 मार्क्स के होते हैं, टोटली नॉन टेक्निकल पोस्ट है, मतलब नॉन टेक्निकल पेपर होते हैं, 100 क्वेश्चन ही नॉन टेक्निकल के होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स, और बस यही सब यही रहते हैं 100 मार्क्स के। और यहाँ आपका इसको ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बोला तो जाता है क्वालिफाइंग नेचर के लिए, बट इसमें क्वालिफाई मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है, आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। लगभग यूआर वालों के लिए 65 to 70, 65 के 70 प्लस के आसपास, 70 प्लस, अगर 70 प्लस अगर नंबर लाते हैं, 70 के आसपास नंबर लाते हैं यूआर वाले, तो आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आपका CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, और अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट जो सिलेक्ट करने होते हैं तो वहाँ पे आपको 4 5 6 7 8 पोस्ट वैसे भी रहते हैं लगातार, सीरियल वाइज, सीरियल 1, सीरियल 2। तो जितने ज़्यादा आपको CBT 1 में मार्क्स रहेंगे उतने ज़्यादा आप प्रायोरिटी आप रख सकते हैं, और जितने कम मार्क्स आपको रहेंगे तो आपको फिर कम मिलेंगे प्रायोरिटी फिलअप करने के लिए। तो यही है, आप और ओबीसी वाले भी 65 प्लस ही ला सकते हैं, एससी वाले 60 प्लस, ऐसे ही करके, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में अगर आरआरबी एसएससी हो या फिर आरआरबी जेई हो, दोनों में से अगर किसी भी एग्ज़ाम में आप सिलेक्ट होते हैं तो समझ जाइए कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। रेलवे में ये एग्ज़ाम और आरआरबी जेई, आरआरबी एसएससी की डायरेक्ट इस पोस्ट पे भर्ती होना ये संकेत करता है कि अगर आप अपने लाइफ, अपने फ्यूचर, अपने फैमिली लाइफ जो भी हो, आगे बहुत बहुत आगे तक जा सकते हैं आप, क्योंकि एसएससी या आरआरबी जेई बनने के बाद आपको डायरेक्ट फिर ऑफिसर्स बनने के भी चांसेस मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, ग्रुप बी ऑफिसर्स, बहुत एसएससी से ऊपर आगे जाइएगा तो बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं जो कि अच्छे लेवल के ऑफिसर, यूपीएससी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। तो वो भी आपको डिपार्टमेंटल के थ्रू भी बनने के चांस मिलेगा। ऐसा नहीं, जो एसएससी के ऊपर जो पोस्ट होते हैं वो डायरेक्ट यूपीएससी से आते हैं, बट कुछ मतलब मान के चलिए, अगर 100 सीट रहता है तो वहाँ पे 75% यूपीएससी से आते हैं, 25% आपको रेलवे अपने एसएससी पोस्ट या जेई पोस्ट पे जो लोग कार्यरत है वो मिनिमम 5 साल अगर सर्विस दे चुके हैं, मतलब एसएससी या जेई पोस्ट, इस पोस्ट पे अगर 5 साल सारे सर्विस दे चुके हैं तो फिर वो इस एग्ज़ाम के मतलब यूपीएससी वाले रैंक जो डिपार्टमेंटल से लिए जाते हैं उस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल है, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। तो अगर वो एग्ज़ाम आप अगर देते हैं तो बहुत ही सम्मानित पोस्ट पे चले जाएंगे, एक यूपीएससी वाले पोस्ट पे चले जाएंगे। इसलिए इन दोनों पोस्ट पे जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने मन से तैयारी करते रहे, इन दोनों एग्ज़ाम को तो छोड़ने की कभी सोचे भी नहीं। जिनके पास भी डिप्लोमा और बीटेक, अच्छा बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी था जो बीटेक वाले क्या जेई में बैठ सकेंगे कि नहीं, तो बीटेक वाले जेई में अभी तक जो सूचना है बीटेक वाले जेई में भी बैठेंगे और एसएससी में भी बैठेंगे, और डिप्लोमा वाले जो है वो सिर्फ जेई में बैठेंगे। तो इन दोनों को, दोनों स्टूडेंट के लिए ही बोल रहे हैं मैं कि ये दोनों आप लोग जो इस एग्ज़ाम को अगर तैयारी कर रहे हैं तो एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करें। मान के चलिए कि ये मेरा फर्स्ट और यही मेरा लास्ट एग्ज़ाम की तैयारी है, क्योंकि एक बार अगर इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन मिल जाता है तो आपको फिर दूसरे एग्ज़ाम की सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेलवे ऐसे ही अपने आप में ही एक बहुत बड़ी संस्था है। इससे अगर आप जुड़ जाते हैं तो फिर दूसरी नौकरी के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो करते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो वही बात है, CBT 1 में आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे और वो टोटली नॉन टेक्निकल रहेंगे, और इसमें अगर क्वालिफाई अगर करते हैं आप तो आपको मिलेंगे CBT 2 के लिए। तो CBT 2 में 150 मार्क्स के क्वेश्चन थे। पिछले बार का जो नोटिफिकेशन था, पिछले बार का जो पैटर्न था उसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और 150 मार्क्स में आपको 50 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल के रहेंगे, और 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड, आपके डिपार्टमेंटल से, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिपार्टमेंट है आपको वहाँ से 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में भी आपको रीजनिंग या मैथ देखने को नहीं मिलेंगे CBT 2 में। CBT 2 में आपको कंप्यूटर से 10
10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनवायरनमेंट से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से मिलेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी नहीं रहता है CBT 2 में, और 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स और GK GS में इससे मिल जाते हैं। मतलब यहाँ 50 क्वेश्चन और टोटल आपका ट्रेड 100 मार्क्स के, तो 150 नंबर के पेपर होते हैं इसमें भी। अगर और सबसे बड़ी बात है कि इसका पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल या नहीं, हाई लेवल का नहीं होता है, लेकिन ये मतलब आपको इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो आप नहीं निकल पाएंगे। और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इजीली इस पेपर को निकाल लेते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। जो बड़े बड़े एग्ज़ाम के लिए या फिर SSC JEE मेंस ऐसा वैसा मतलब क्वेश्चन नहीं मिलने वाले आपको, जो बहुत टफ टफ क्वेश्चन देखने को मिले, बहुत देख के ही डर जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं मिला। क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा ओह इस क्वेश्चन को तो शायद हम पढ़े थे, या फिर शायद कन्फ्यूज़न हो जा रहा है, या फिर कुछ ऐसा हो जा रहा है। तो उस क्वेश्चन को आप अगर तैयारी करते हैं बहुत ही बेसिक लेवल से, और बेसिक अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो आपको ट्रेड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और अच्छे स्कोर आप ला सकते हैं। तो इसीलिए इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और आप इसे रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं फिर आपको दूसरे वीडियो के द्वारा उस चीज़ को बता दूंगा। और फिर से एक बार मैं बोल देना चाहता हूँ, इस एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे और मन से तैयारी करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ मैं आप लोगों का डाउट क्लियर किया हूँ, और आगे भी अगर कोई डाउट हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाकर उसको भी क्लियर कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।